बात करते हैं टेस्टिस की कवरिंग पे। टेस्टिस की कवरिंग पे बात करें तो टेस्टिस में सबसे बाहर की तरफ जो कवरिंग होता है उसे हम ट्यूनिका वेजाइनालिस बोलते हैं। ट्यूनिका वेजाइनालिस जो है याद रखना ये बाइलेयर्ड है ना, ये बाइलेयर्ड है। बाहर वाले के लिए हम लोग पैराइटल यूज करते हैं और अंदर वाले के लिए विसरल यूज करते हैं, ठीक है। ट्यूनिका वेजाइनालिस के अंदर की तरफ क्या होता है, इस तरह से व्हाइट फाइब्रस टिश्यू का एक टफ कवरिंग होता है जो कि ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहलाता है। ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो है वो टेस्टिस में क्या करता है, जगह जगह इस तरह से क्या बनाता है, कुछ सेप्टा फॉर्म करता है। जैसे कि तो आप देख रहे हो यहाँ पे जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो है वो अंदर की तरफ क्या कर रहा है, इनफोल्डिंग कर रहा है और इसके इनफोल्डिंग से क्या होता है, इस तरह से एक सेप्टा बनता है, पार्टीशन बनता है। और इस सेप्टा के कारण से क्या होता है कि जो टेस्टिस होता है याद रखना वो कई सारे कंपार्टमेंट्स में डिवाइड हो जाता है। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि जो टेस्टिस के अंदर में ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो है वो अंदर की तरफ इनफोल्डिंग करके क्या करता है, जो टेस्टिस को क्या करता है, कई सारे कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देता है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे एक टेस्टिस के अंदर यानी पर टेस्टिस के अंदर अगर हम बात करेंगे तो 250 कंपार्टमेंट्स होता है जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ये वाला क्या आपका, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बना, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बना। और हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में क्या होगा, 1 से लेकर के 3 तक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होता है। ये आप लोग को ध्यान रखना है, जिसके अंदर में क्या बनता है, जिसके अंदर में स्पर्म बनता है। यानी जो स्पर्म बनता है वो कहां बनता है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर बनता है, ठीक है। अब क्या होगा, हर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है वो इस तरीके से क्या बनाता है, वो इस तरीके से एक स्ट्रेट ट्यूब्यूल बनाता है। ये इस तरह से क्या बनाता है, हर टेस्टिकुलर लोब्यूल का जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है वो इस तरीके से क्या बनाता है, एक स्ट्रेट ट्यूब्यूल बनाता है। और इस स्ट्रेट ट्यूब्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं, इस स्ट्रेट ट्यूब्यूल को हम बोलते हैं ट्यूबुलर रेक्टी। तो ट्यूबुलर रेक्टी जो है याद रखना कैसे बन रहा है, जो हर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स है वो इस तरह से स्ट्रेट डक्ट बना रहा है, स्ट्रेट ट्यूब्स बना रहा है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ट्यूबुलर रेक्टी बोलते हैं। अब ये जो ट्यूबुलर रेक्टी है ना, ये सारे ट्यूबुलर रेक्टी मिल करके क्या बना देगा, इस तरह से एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स बना देगा। क्या बना देगा, इस तरह से देखो हर जगह का ये वाला ट्यूबुलर रेक्टी, यहाँ का ट्यूबुलर रेक्टी, यहाँ का ट्यूबुलर रेक्टी है ना, ये सब मिल करके क्या बना रहा है, एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब बना रहा है, एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब बना रहा है, एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स बना रहा है, जिन्हें क्या बोलते हैं, जिन्हें बोलते हैं रिटेड टेस्टिस। तो ये जो है आपका क्या है, ये रिटेड टेस्टिस, ये पूरा जो है याद रखना ये पूरा रिटेड टेस्टिस है ना, रिटेड टेस्टिस। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में जो स्पर्म था है ना, मतलब सारे सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में जो स्पर्म था उसको कहां डाल दिया जाएगा, उसको रिटेड टेस्टिस के अंदर डाल दिया जाएगा। ठीक है, आया बात समझ में, क्लियर है? क्योंकि सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ये क्या बन रहा है, स्पर्म बन रहा है। अब क्या होगा, रिटेड टेस्टिस से क्या निकलेगा, एक फाइन डक्ट निकलेगा इस तरह से। रिटेड टेस्टिस से क्या निकलेगा, पतला पतला 10 से 15 डक्ट निकलता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जिन्हें हम कहते हैं क्या, जिन्हें हम कहते हैं, ध्यान रखना, जिसको बोलते हैं इफरेंट डक्ट्यूल्स और इसको बोलते हैं वासा इफ्रेंसिया। तो क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि वासा इफ्रेंसिया, याद रखना जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स है, जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स है ये ओपन होता है किसमें, वासा इफ्रेंसिया में। किसके थ्रू ओपन होता है, याद रखना रिटेड टेस्टिस के थ्रू, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखना, देखो यहाँ पे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स है टेस्टिस का वो ओपन होता है किसमें, वासा इफ्रेंसिया में। किसके थ्रू, रिटेड टेस्टिस के थ्रू ओपन होता है, ठीक है। और ये जो रिटेड टेस्टिस है वो किसमें ओपन होता है, रिटेड टेस्टिस जो है देखो लिखा हुआ है ये ओपन होता है किसमें, आपका एपिडिडाइमिस में, है ना। इसका मतलब जो है एपिडिडाइमिस वो क्या कर, मतलब रिटेड टेस्टिस क्या कर रहा है, ये रिटेड टेस्टिस जो है वो कहीं ना कहीं टेस्टिस को लीव कर रहा है और ओपन हो रहा है किसमें, एपिडिडाइमिस में ओपन हो रहा है। टेस्टिस का जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स है ये ओपन होता है किसमें, ये ओपन होता है इफरेंट डक्ट्यूल यानी वासा इफ्रेंसिया, इसमें ओपन हो रहा है। किसके थ्रू ओपन हो रहा है, देखो इसके थ्रू, रिटेड टेस्टिस के थ्रू। तो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल जो है वो इफरेंट डक्ट्यूल में ओपन होता है किसके थ्रू, रिटेड टेस्टिस के थ्रू ओपन होता है, याद रखना। और ये भी क्वेश्चन करेगा तुमसे कि ये जो इफरेंट डक्ट्यूल्स है, इफरेंट डक्ट्यूल यानी वासा इफ्रेंसिया है, याद रखना ये क्या कर रहा है, ये टेस्टिस को लीव कर रहा है, ये लीव कर रहा है और किसमें ओपन हो रहा है, ये ओपन हो रहा है एपिडिडाइमिस में, है ना। ये जो 6 मीटर का ये जो लॉन्ग ट्यूब होता है, जो हाईली कॉइल्ड होता है, हाईली कॉन्वोल्यूशंस होता है, जो टेस्टिस के क्या है, पोस्टीरियर सरफेस पे लोकेटेड है, इसमें ये ओपन हो रहा है। कौन, हम लोग का इफरेंट डक्ट्यूल्स, ठीक है। इसका मतलब जो स्पर्म है वो कहां आ चुका है, अब जो स्पर्म है वो इस एपिडाइमिस में आकर के स्टोर हो चुका है। आर में तो ये आपको क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आता है कि अगर मान लो इफरेंट डक्ट्यूल में कोई ब्लॉकेज हो जाए, इफरेंट डक्ट्यूल में अगर कोई ब्लॉकेज हो जाए तो स्पर्म कहां से कहां तक नहीं जा पाएगा। जो स्पर्म है याद रखना, जो स्पर्म है वो कहां से कहां नहीं जा पाएगा, वो स्पर्म सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में तो बन रहा है, वो रिटेड टेस्टिस में भी आ रहा है, ट्यूबुलर रेक्टी में भी आ रहा है और फिर वो इफरेंट डक्ट्यूल्स में आएगा। लेकिन इफरेंट डक्ट्यूल्स में ब्लॉकेज है, क्योंकि हमको पता है इफरेंट डक्ट्यूल जो वो टेस्टिस को लीव करता है ओपन किसमें होता है, एपिडाइमिस में। इसका मतलब जो स्पर्म है वो इफरेंट डक्ट्यूल से एपिडाइमिस तक नहीं आ पाएगा। अब जो स्पर्म है वो एपिडाइमिस में आ चुका है। अब अगर स्पर्म एपिडाइमिस में आ चुका है, आप एक चीज याद रखना, हम अभी बात किए थे ना कि जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, जो एसेसरी सेक्स ऑर्गन है, उसका मेन काम क्या होता है, उसका मेन काम होता है कि टेस्टिस में बनने वाले स्पर्म को स्टोर करना। इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि सब समय हर समय तो मेल बॉडी से इजैकुलेशन नहीं हो रहा है सीमेन का, तो लगातार लाखों की संख्या में, मिलियंस में जो स्पर्म बन रहा है वो स्पर्म कहाँ जाएंगे, वो कहीं ना कहीं आके स्टोर तो होंगे। वो उसका जो प्राइमरी स्टोर हाउस होगा जहाँ पे आके स्पर्म स्टोर होगा वो कौन होगा, वो एपिडाइमिस होगा। यानी एपिडाइमिस में आके स्पर्म स्टोर होता है।
पर्टिकुलरली कॉर्डा रीजन्स में। हम आगे पढ़ेंगे एपिडाइमिस का 3 पार्ट होता है, कैपट यानी हेड, कॉर्पस यानी बॉडी, कॉर्डा यानी टेल, यहीं पे आके स्पर्म स्टोर होता है। अब एपिडाइमिस तो देखो 6 मीटर का लॉन्ग ट्यूब है, इतना लंबा ट्यूब है, वो इतने छोटे टेस्टिस पे कैसे आएगा? तो इसमें क्या होगा, बहुत सारा कॉन्वोल्यूशंस बनेगा, इस तरह से बहुत सारा कॉन्वोल्यूशंस होगा ताकि वो अच्छे से टेस्टिस पे आ जाए, और यहीं पे आके क्या हो गया, स्पर्म स्टोर हो गया। और हमें पता है जो एपिडाइमिस है वो टेस्टिस के क्या है, पोस्टीरियर सरफेस पर लोकेटेड है। और एक बात, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यान सुनना। क्वेश्चन ये आता है कि क्या, देखो टेस्टिस वाले स्पर्म में तो मोटिलिटी नहीं होता है, ठीक है, ये तो आपको पता होना चाहिए। लेकिन दूसरा बात ये भी पता होना चाहिए कि जो स्पर्म एपिडाइमिस में आकर ठहरता है, क्या उस स्पर्म में मोटिलिटी आता है, क्या उस स्पर्म में मोटिलिटी होता है, ठीक है ना? तो आप बोलोगे यस बिल्कुल होता है। तो मेरा यहाँ पे आंसर ये होगा कि जो स्पर्म एपिडाइमिस में आके स्टोर होता है, वहाँ पे ठहरता है, उस स्पर्म में याद रखना मोटिलिटी को लाया जाता है, और उस स्पर्म में क्या होता है, उस स्पर्म का फंक्शनल मैचुरेशंस होता है। फंक्शनल मैचुरेशंस का मतलब होता है फिजियोलॉजिकल मैचुरेशंस, यानी उस स्पर्म में अब जो एपिडाइमिस में आके इस वक्त ठहरा हुआ है, उस स्पर्म में फंक्शनल मैचुरेशंस का मतलब है कि उसमें पोटेंशियल आ गया है, क्षमता आ गई मोटिलिटी वाला, लेकिन अभी वो अपनी मोटिलिटी को शो नहीं करेगा। इस एपिडाइमिस वाले स्पर्म का अगर बात करेंगे तो वो स्ट्रक्चरली कैसा होता है, मैच्योर होता है, और वो पोटेंशियली क्या होता है, मोटाइल होता है, लेकिन अभी वो अपनी मोटिलिटी को शो नहीं करेगा, वो अपने आप मूव नहीं करेगा जब तक इसको कोई एक्सटर्नल ट्रिगर ना मिल जाए। मतलब वो स्पर्म, जब उस स्पर्म को क्या किया जाता है, जब मेल बॉडी से, है ना, मेल बॉडी से जब उसको फीमेल बॉडी के अंदर यानी वेजाइना में जब उसको इंसेमिनेट किया जाता है, सीमेन को, फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है यानी यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब, वहाँ पे क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसका नाम होता है कैपेसिटेशन। जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक में कैपेसिटेशन वाला प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद वो जो स्पर्म होगा वो और ज़्यादा, ठीक है, वो और ज़्यादा क्या करेगा, अपनी मोटिलिटी को शो करेगा, है ना, वो बहुत एनर्जेटिकली मोटिलिटी को शो करेगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अभी जो स्पर्म है एपिडाइमिस वाला, मैच्योर तो हो चुका है, फंक्शनली मैच्योर हो चुका है ना, और वो पोटेंशियली मोटाइल है, लेकिन अभी वो अपनी मोटिलिटी को शो नहीं कर रहा है। देखो जो एपिडाइमिस है अब वो लीड कर रहा है किसमें, वास्ट डिफरेंस में। जो एपिडाइमिस है वो किसमें लीड कर रहा है, वास्ट डिफरेंस में। अब अच्छे से डायग्राम देखना, उसको अच्छे से समझना हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान सुनो। देखो ये रहा आपका एपिडाइमिस, ठीक है, एपिडाइमिस जो है वो देखो आगे की तरफ कंटिन्यू हो रहा है, एपिडाइमिस जो है वो आगे की तरफ इस तरह से कंटिन्यू हो रहा है, किसमें, वास्ट डिफरेंस में, जिसको हम स्पर्म डक्ट भी बोलते हैं। अब देखो ये स्पर्म डक्ट जो है, देखो ये ऐसे ऊपर जा रहा है ना, ये ऊपर की ओर जा रहा है, यानी ये एसेंड कर रहा है ना, ये जो स्पर्म डक्ट है जो क्या कर रहा है, एसेंड कर रहा है, और ये एसेंड करता हुआ कहाँ जाएगा, ये जाएगा एब्डोमेन में, है ना। एब्डोमेन में कहाँ जाएगा, एब्डोमेन में जाएगा ये पेल्विक रीजन में, यानी लोअर एब्डोमेन में। उसी लोअर एब्डोमेन में वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे होगा यूरिनरी ब्लैडर, जो लोअर एब्डोमेन में होगा। वहाँ पे जाने के बाद क्या होगा, देखो ये जो स्पर्म डक्ट है वो इस तरह से क्या गया, ये पीछे की तरफ गया, ये पीछे की तरफ गया, और पीछे की तरफ जाने के बाद ये क्या कर रहा है बेटा, याद रखना, ये पीछे की तरफ गया और ये ब्लैडर के ऊपर से गुजर रहा है। देखो ये ब्लैडर के ऊपर से, यानी ये जो स्ट्रक्चर आपका बन रहा है ना, ये क्या कर रहा है, ये ब्लैडर के ऊपर से गुजर रहा है, और ब्लैडर के ऊपर से क्या बना रहा है, एक लूप फॉर्म कर रहा है। देखो ये लूप फॉर्म कर रहा है, एनसीईआरटी में ऐसे पॉइंट लिखा हुआ है कि ये जो वास्ट डिफरेंस है, जो स्पर्म डक्ट है, याद रखना ये ऊपर इस तरह से असेंड किया एब्डोमेन में, और एब्डोमेन में असेंड करने के बाद, ठीक है ना, ये पोस्टीरियर गया, पोस्टीरियर होने के बाद ये ब्लैडर के ऊपर से गुजरा, और ब्लैडर के ऊपर से एक लूप बनाया, और लूप बनाने के बाद ये क्या कर रहा है, ये सेमिनल वेसिकल ग्लैंड के डक्ट के साथ मिल करके क्या बना देता है, एक कॉमन डक्ट बना देता है। देखो ये कॉमन डक्ट बना, ये रहा आपका सेमिनल वेसिकल ग्लैंड जो कि 2 इन नंबर में होता है। देखो ये इसका डक्ट है, और इसका जो डक्ट है ये रहा, इसका डक्ट है, ये मिलके क्या बनाया, यहाँ पे कॉमन डक्ट बनाया। तो वास्ट डिफरेंस यानी स्पर्म डक्ट और जो सेमिनल वेसिकल का जो डक्ट है ना, ये वास्ट डिफरेंस सेमिनल वेसिकल के डक्ट के साथ मिलके एक कॉमन डक्ट बनाया, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं इजैकुलेटेड डक्ट। ये क्या कहलाएगा हम लोग का, इजैकुलेटेड डक्ट, इसको हम शॉर्ट में लिख रहे हैं इजैकुलेटेड डक्ट, ईडी, ठीक है, आया बात समझ में। अब ये जो इजैकुलेटेड डक्ट है, याद रखना ये ओपन कहाँ होता है, ये ओपन होता है हमारा, देखो ये जो ब्लैडर है ना, ब्लैडर के नीचे जो ग्लैंड होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्रोस्टेट ग्लैंड, और प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर की तरफ देखो ये यूरेथ्रा है, ये ब्लैडर है, और ब्लैडर से क्या आ रहा है, यूरेथ्रा आ रहा है ना, यूरेथ्रा आ रहा है, और ब्लैडर में क्या होगा, ब्लैडर में यूरिन होगा, कौन लेकर के आ रहा है, यूरेटर लेकर आ रहा है, कहाँ से लेकर के आ रहा है, किडनी से लेकर के आ रहा है ना। तो ये जो यूरेटर है, जो यूरेथ्रा है, याद रखना, है ना, ये यूरेथ्रा क्या हो रहा है, देखो इस प्रोस्टेट ग्लैंड से होकर के गुजर रहा है। तो यूरेथ्रा का जो इतना पार्ट है, याद रखना बेटा, इसको बोलते हैं हम लोग प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, क्योंकि याद रखना ये प्रोस्टेट ग्लैंड से होकर के गुजर रहा है, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि अभी जो स्पर्म बना है, अभी तो स्पर्म जो बना है वो तो सिर्फ सेमिनल वेसिकल ग्लैंड के सिक्रेशंस के साथ मिला है, अभी तो उसको प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रेशंस के साथ भी मिलना है
है ना समझ में? फिर उसको क्या करना है, उसको बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड के सिक्रेशन के साथ भी मिलना है ना? तो कहीं ना कहीं वो उस रूट में आना चाहिए, वो उस रूट में आना चाहिए, क्योंकि अगर देखो यहाँ से ये इस तरह से स्पर्म आ रहा है ना, और उसके साथ में क्या होगा, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड का सिक्रेशंस भी होगा। अब वो कहाँ पे पहुंचेगा, यहाँ पे ये पहुंचेगा प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में। यहाँ पे कहाँ पे आएगा, ये प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, मतलब ये बोल सकते हो कि इजैकुलेटरी डक्ट जो है वो कहाँ पे आया, ये प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में खुला। और जो प्रोस्टेट ग्लैंड है जब वो अपना सिक्रेशंस बनाएगा तो इसी प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में डालेगा। फिर वो स्पर्म के साथ में सेमिनल वेसिकल ग्लैंड का तो सिक्रेशंस था ही, अब वो प्रोस्टेट ग्लैंड का जो सिक्रेशंस है वो भी उसके साथ में आ जाएगा। आ रहा बात समझ में? क्लियर है? समझ में? तो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि ये वाला जो रीजन्स है किसका, यूरेथ्रा का, जो प्रोस्टेट रीजन्स में है ना, जो प्रोस्टेट ग्लैंड से होकर के गुजर रहा है, याद रखना है इतना पार्ट जो यूरेथ्रा का वो कहाँ पे है, प्रोस्टेटिक रीजन में, इसको बोलते हैं प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। और इसी प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में आके क्या होता है, हमारा इजैकुलेटरी डक्ट जो है वो ओपन होता है। ठीक है ना? आया बात समझ में? क्लियर है? अब वो इस तरह से ऐसे आगे जा रहा है, ठीक है, इस तरह से वो आगे जा रहा है, ठीक है। अब फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड भी होगा, है ना। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जो है इसका ये डक्ट है, इसने भी अपना सिक्रेशन बनाया, इसमें डाल दिया, है ना। स्पर्म आ रहा है यहाँ पे, इसके साथ में सेमिनल वेसिकल ग्लैंड का सिक्रेशंस है, प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रेशंस है, फिर वो किसके साथ मिल गया, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड के सिक्रेशन के साथ मिल गया। अब वो यहाँ पे क्या बन चुका है, सीमेन बन चुका है। तीनों ग्लैंड का सिक्रेशन सब स्पर्म के साथ आ चुका है, तीनों ग्लैंड ने अपना कंट्रीब्यूशन दे चुका है सीमेन में, ठीक है ना। अब वो सीमेन जो है वो ऐसे क्या हो रहा है, यूरेथ्रा से होता हुआ फाइनली, है ना, वो इस तरह से टिप पे आ गया, ठीक है। और आपको एक चीज पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जो यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा याद रखना, वो ब्लैडर से ओरिजिनेट करता है ना, और वो एक्सटेंड करता है थ्रू पेनिस, यानी पूरे पेनिस के थ्रू वो ट्रैवल करता हुआ, है ना, पेनिस के टिप पे बाहर की तरफ ऐसे खुलता है। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं यूरेथ्रल मेटस।